हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल। तो यार आज हम पहुंच चुके हैं हमारे तीसरे सेशन पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चंस 100 डेज सीरीज। आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं मोर 30 क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर और इस तरीके से हम इस चैप्टर को आज रैप अप कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे एक नया चैप्टर। होपफुली आर सो मच एक्साइटेड और आप साथ साथ सवाल भी लगा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। और एज आई ऑलवेज मेंशन कि क्वेश्चन को आप पहले देखेंगे, उसका आंसर खुद टिक करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे, राइट। तो पहला सवाल एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फेशियल बोन्स इज अनपेयर्ड। फेशियल बोन्स हमने पढ़ी है, राइट, इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज दिस चैप्टर इज हैविंग टू पार्ट्स, वन मस्कुलर सिस्टम एंड सेकंड वी हैव स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो आपने मसल्स की, फेशियल की सारी बोन्स देखी हैं, उनमें से कौन सी वाली बोन जो है वो अनपेयर्ड होती है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि आपके फेशियल बोन्स जो होती हैं उनमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ये आपको प्रॉपर अगर मैं एक बार ओवरव्यू दूं। सो यू नो हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन था, उस एक्सियल स्केलेटन में क्या था हमारे पास, वी वर हैविंग स्कल, राइट। स्कल के अलावा स्टर्नम, देन रिब्स, देन वर्टिब्रे, राइट। ये चार चीज़ें थी। इनमें से आपकी जो स्टर्नम होगी ये आपकी एक थी, रिब्स जो थी वो 24 थी, 26 वर्टिब्रा थे, और स्कल कितने थे आपके पास, आई थिंक 29, राइट। 29 बोन्स आपके स्कल में थी। फिर स्कल को हमने फर्दर डिवाइड किया था एंड वी डिस्कस्ड कि स्कल में क्या क्या आता है। इन दिस वी हैव द क्रेनियम, then facial bones, apart from this hyoid was there, and last ear ossicles, right। ये चार चीज़ें जो है आपके स्कल के अंदर आती हैं। 29 बोन्स है, तो आप कैसे बाइफर्केट करोगे, आप कहेंगे 8 बोन्स जो है वो क्रेनियम के पास जाएंगी, 14 बोन्स जो है वो आपके फेशियल बोन्स पे जाएंगी, एक हायोड को दी जाएगी और 6 आपके ईयर ऑसिकल्स को, एंड यू कैन कंबाइन इट्स 29, ठीक है। तो हम इन फेशियल बोन्स की बात करें तो ये कौन कौन सी फेशियल बोन्स हैं, इसके ऊपर हल्का सा जिक्र कर लेते हैं, राइट। तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द फेशियल बोन्स हियर। फेशियल बोन्स, राइट। तो फेशियल बोन्स की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी थी हमारे पास, सबसे पहले आती है नेजल बोन, और लेट मी जस्ट मेंशन विद वाइट कलर, राइट। तो ये सारी क्या है, ये आपकी फेशियल बोन्स हो जाएंगी, जिसमें से आपके पास दो नेजल बोन्स हैं, इंफीरियर नेजल टर्मिनेट दो होती है, लाइक दीज वन, जो कि एयर को वार्म करने में मदद करती है। देन एक वार्मर है हमारे पास यहाँ बीच वाली। इसके अलावा पैलेंटाइन दो बोन्स होते हैं जो पैलेट फॉर्म करती है। मैक्सिला दो होती हैं, अपर जॉ, मैंडिबल एक होती है, लोअर जॉ। जाइगोमेटिक बोन्स दो होती है, जिसे आप चीक बोन्स भी कहते हो, और इसके अलावा लैक्मेरल बोन्स जो है वो आपके पास होती है। तो ये सारी आपकी फेशियल बोन्स हैं, इनमें से कौन सी वाली अनपेयर है। तो आपके पास पूरा डेटा आपके सामने है, यू कैन सिलेक्ट बाय योरसेल्फ। आपको पता है वार्मर जो है वो अनपेयर्ड होती है, मैंडिबल जो है ये आपका अनपेयर होगा, तो ये दो बोन्स जो है ये अनपेयर है, बाकी सारी पेयर्स होती हैं। यू कैन काउंट, दे विल बी 14, राइट। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14 बोन्स आपके पास यहाँ हो जाएंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। जो आपकी वार्मर होती है दैट इज योर अनपेयर्ड बोन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज टेलिंग यू द जनरेशन ऑफ एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सब कुछ होता है बस एक चीज को छोड़ के। सोचिए, तो जो हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी है, उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर क्या नहीं होता, आपसे ये पूछ रहा है बेसिकली, राइट, या मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल बिल्कुल होता है ना, एज यू नो कि आपके पास इंपल्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे वो मसल के ऊपर आते हैं तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। तो वी कैन से अगर यहाँ पे एक न्यूरॉन है जो आया है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव द मसल हियर, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आके अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और वी कॉल इट एज अ मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, बिकॉज जो मोटर नर्व है वो यहाँ पे आके अपने इंपल्सेस को रिलीज करवा देगी, फाइन। तो मोटर एंड प्लेट इज प्रेजेंट देयर, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टोपोनिन। क्या टोपोनिन जो होता है वो रिलीज करवाता है कैल्शियम को, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज आप जानते हैं कि जो एक्टिन है, एक्टिन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन, विच इज फर्दर मेड अप ऑफ जी एक्टिन। सेकेंड वी हैव दैट इज ट्रोपोमायोसिन,
एंड थर्ड एंड द लास्ट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि यार जो ट्रोपोनिन होता है इसके ऊपर कैल्शियम एक्ट करता है, राइट। सो वी कैन से कैल्शियम एक्ट ऑन ट्रोपोनिन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो आपका ट्रोपोनिन है वो कैल्शियम रिलीजिंग साइट होता है। ये गलत है ना, बिकॉज आपको पता है कैल्शियम कौन रिलीज करता है? कैल्शियम इज ऑलवेज रिलीज बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो वी कैन से कैल्शियम इज रिलीज बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Fine. So the correct answer for this question is option number B, which is the wrong statement, and that is going to be the correct answer. Calcium is not released by troponin, it is released by sarcoplasmic reticulum. And इस तरीके से वो अनमास्क कर देगा साइट को। अनमास्क की वजह से क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, राइट। तीसरा कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, विच इज द सेकंड स्टेप। और लास्ट कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। और ये कौन करवाता है? एटीपी का एडीपी के अंदर हाइड्रोलाइजेशन कौन करवाएगा? दैट विल बी डन बाय एटीपेज एंजाइम। फाइन। So hopefully you got the answer for this question, and the correct answer is option number B. Let's move on to the third question. Saying which of the following statement about the mechanism of muscle contraction is correct? Muscle contraction के बारे में कौन सी वाली बात सही है, आपको ये बताना है। Acetylcholine जो है, which is a neurotransmitter, it is released when the neural signal reaches the end motor plate. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जब ये एंड मोटर प्लेट पे पहुंचता है, क्या उस समय पे, उस दौरान आपके जो न्यूरल सिग्नल्स हैं वो पास ऑन होते हैं? बिल्कुल सही है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू बिफोर दिस स्लाइड कि हमारे पास अगर ये एक नर्व एंडिंग है और यहाँ पे हमारे पास मसल है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा? आपका ACH विच इज एसिटाइलकोलाइन वो रिलीज होगा, राइट। ACH, ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय। तो आपका जो CNS है वो सिग्नल सेंड करेगा किसके द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा? नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा हमारा, बिकॉज सिग्नल जो है वो हमेशा कहाँ से आते हैं? मोटर नर्व से आते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था मोटर नर्व और न्यूरॉन, राइट। तो एज यू नो ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होना चाहिए था कि भाई जो आपके पास CNS है और जो आपका टारगेट ऑर्गन है, तो आप कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ तो ऑर्गन से CNS तक सिग्नल्स को कौन लेके जाता है? ये लेके जाएगा आपके पास ये वाली जो नर्व होगी, दिस इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। लेकिन वहीं अगर CNS से इंपल्सेस को लेके आना है किसी टारगेट ऑर्गन तक, तो वो कौन लेके आएगा? दैट विल बी डन बाय मोटर नर्व्स, ठीक है। तो मोटर नर्व्स यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये बात किसी कर रहा है, कह रहा है सिग्नल सेंट बाय CNS। तो अगर CNS सिग्नल सेंट करेगा तो मोटर नर्व के थ्रू करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड गेट इलोंगेटेड। क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कोई भी ऐसा बैंड होता है जो इलोंगेट करता है, साइज में बड़ा होता है? कोई भी नहीं, या तो कुछ छोटे होंगे या तो सारे के सारे सेम साइज के रहेंगे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट कह रहा है कि रिपीटेटिव एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। अगर मसल्स जो हैं बार बार रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो क्या उसमें लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल। बाय सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस विल बेसिकली लीड टू मसल फटीग। है ना, इसकी वजह से क्या होगा? मसल फटीग हो जाएगा। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड एंड थर्ड। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कैसे हैं? दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो वी कैन सिंपली से इन दिस क्वेश्चन कि भाई आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है, एंड द क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। खुद से एक बार रीड कीजिए, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। इट्स अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, तो ये हमें याद होना चाहिए एनी हाउ, राइट। कह रहा है स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन। आपको पता है स्कैपुला इज अ पार्ट ऑफ योर पेक्टोरल गिडल या पेल्विक गिडल, सोचो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर पेक्टोरल गिडल, ठीक है। ये पीछे जो आपके पास है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो आपकी बोन होगी दैट इज कॉल्ड एज स्कैपुला। तो स्कैपुला जो है ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है विच इज सिचुएटेड एट द डोर्सल पार्ट ऑफ योर बॉडी और थोरैक्स रीजन। अब अगर आपको इसकी लोकेशन डिफाइन करनी है तो एक तरीका क्या है कि आप ये बोल दो कि सर डॉर्सल साइड में है, लेकिन डॉर्सल साइड में भी कहाँ प्रेजेंट है?
तो आई एम आस्किंग यू द लोकेशन ऑफ स्कैपुला विद रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के रिस्पेक्ट में बताओ कि भाई लोकेशन क्या होती है। सो सॉल्यूशन में अगर बात की जाए तो वी कैन से लोकेशन ऑफ स्कैपुला विद रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रे। अगर वर्टिब्रे के रिस्पेक्ट में अगर इसकी लोकेशन बताई जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज बेसिकली लोकेटेड बिटवीन, स्कैपुला इज प्रेजेंट बिटवीन, वी कैन सिंपली से स्कैपुला इज प्रेजेंट बिटवीन थोरेसिक, है ना। सर्वाइकल तो आपका नेक वाला पार्ट हो जाएगा, और आप जानते हैं कि जो आपकी स्कैपुला है वो नेक वाली रीजन में नहीं होती है, दैट इज योर इन योर थोरेसिक रीजन। तो थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में ही होगा, तो ये प्रेजेंट होती है T2 से T7 के बीच में, बिटवीन T2 एंड T7 विच इज द थोरेसिक वर्टिब्रे। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी T2 से T7 रिब के बीच में, नॉट रिब, इवन वर्टिब्रा वी कैन से। और अगर ये रिब्स को डिफाइन कर रहा है तो वो भी ठीक है ना, बिकॉज एनी हाउ हमें पता है कि आपके पास फर्स्ट थोरेसिक से आपकी फर्स्ट रिब निकलेगी, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, इस तरीके से। तो यू कैन सिंपली डिफाइन इट कि सेकंड से सेवंथ रिब्स के बीच में जो है ना आपकी स्कैपुला जो है वो प्रेजेंट होगी। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, सेइंग दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर सब्सटेंसेस एंड द फंक्शंस आर नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है सवाल के अंदर। तो क्वेश्चन एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर साथ में देखते हैं, राइट। होपफुली आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन होगा भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अबाउट एक्टिन। क्या एक्टिन जो है वो स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑलवेज, है ना। तो वी कैन से स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन होता है, ओवर थिक फिलामेंट, and that is myosin. Fine. So we can say sliding of thin filament over thick filament is called as like sliding filament theory. Second option कह रहा है कि कैल्शियम जो है क्या ये ट्रिगर करता है एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ मायोसिन। सोच के देखो, आपको पता है मायोसिन के पास एटीपेज साइट थी और एक्टिन के पास कैल्शियम की साइट है, जहां से कैल्शियम एक्ट करेगा और फिर वो अनमास्क कर देगा। तो कैल्शियम की ये बात कर रहा है, कैल्शियम हमेशा एक्टिन पे होना चाहिए, मायोसिन पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है, आपको पता है जो कैल्शियम जो है एक्ट्स अपॉन ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन, नॉट मायोसिन, राइट। तो सेकंड गलती हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट तो सर ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, सेकंड वाली गलत हो जाएगी बिकॉज ऑफ द मायोसिन। थर्ड कह रहा है एटीपेज जो है एंजाइम दैट स्प्लिट एटीपी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है एटीपी का कन्वर्जन एडीपी के अंदर, राइट। एटीपी का एडीपी के अंदर कन्वर्जन प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन करवाता है, दिस इज डन बाय एटीपेज एंजाइम, दिस इज डन बाय एटीपेज एंजाइम। और ये कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन मायोसिन। लास्ट करा है एटीपी जो है स्प्लिट एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द एक्टोमायोसिन, बिल्कुल सही है। आपको पता है फोर्थ वाला जो स्टेप होता है विच इज ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, उस टाइम पे क्या होता है, उस दौरान एक नई एटीपी आती है, मायोसिन और एक्टिन आपस में लगे पड़े, वहां से मायोसिन जो है वो नई एटीपी को देखते ही डिटैच हो जाता है, राइट। तो वी कैन से ऑन द फोर्थ स्टेप ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसमें क्या होगा, द फोर्थ स्टेप इज ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान आपको पता है एक नई एटीपी आके मायोसिन और एक्टिन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। तो द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो विच वन इज रॉन्ग, वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, मैं इनको रेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, रीड बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। और दौरान इस जर्नी के दौरान याद रखना है कि यार जो भी बातें हम सीख रहे हैं वो हम नीट के आते आते भूल ना जाएं, इसलिए अभी से इन द फॉर्म ऑफ अ क्विक नोट्स, शॉर्ट फॉर्म्स हम बनाते हुए चलेंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स हम बनाते हुए चलेंगे। तो एक स्टिक ऑन्स अपने साथ हमेशा रखिए, जो भी आपको पॉइंट लगता है कि यार मैं इसको शायद भूल जाऊंगा या एक नया पॉइंट था मेरे लिए, उसको डेफिनेटली राइट डाउन या जॉट डाउन कर लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सोचो
कौन सी गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। चलिए भाई देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। पहला कह रहा है रिंग ऑफ ट्रैकिया जो है उसके पास क्या हाइलिन कार्टिलेज होते हैं और ब्रोंकाई के पास भी, बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। हाउ, तो वी कैन से कि जो आपकी ट्रैकिया है, व्हाट इज ट्रैकिया, इट्स अ विंड पाइप, इजंट इट, इट्स अ विंड पाइप। कितना लंबा होता है, 12, आई थिंक इट्स अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसमें कितने सी शेप आपको बताना, सी शेप, इनकम्प्लीट, डॉर्सली हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। हम स्टार्टिंग से लिखते हैं 9th क्लास से कि यार हाइलिन कार्टिलेज यहां प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स, है ना, ये इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जाती हैं सी शेप की। तो ये बात सही है यहाँ पे, है ना, दिस इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसके अलावा और कहाँ से कहाँ तक होती हैं ये वाली कार्टिलेजेस रिंग्स, ये पाई जाती हैं ट्रैकिया से स्टार्ट होती हैं और इनिशियल ब्रोंकियोल्स, अगर आपको पाथवे याद हो तो। फर्स्ट वी हैव ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल्स, देन वी हैव इनिशियल ब्रोंकियोल्स, फिर है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स जो है ना वहाँ तक पाई जाती हैं। सो सेकंड नोट पॉइंट यू कैन जस्ट मेंशन हियर, दैट्स अ पार्ट फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वी कैन ऑल्सो मेंशन कि जो आपकी ट्रैकिया होती है कहाँ से कहाँ होंगी, स्टार्ट्स फ्रॉम, नॉट ट्रैकिया बट वी कैन से सी शेप रिंग्स जो है ना आपकी, सी शेप रिंग्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फाइन। तो यहां से यहां तक पाई जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन की तरह फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो नेजल सेप्टम है क्या वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस अगेन व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ है, और जो ऑस्टेचियन ट्यूब है क्या ये आपकी इलास्टिन कार्टिलेज से बनी होती है। तो यार बाकी दो स्टेटमेंट तो सही है ना, ऑप्शन नंबर बी और सी तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से ही बने होते हैं ये। लेकिन जो आपकी ऑस्टेचियन ट्यूब है, ऑस्टेचियन ट्यूब जो आपकी ईयर्स में पाई जाती है, विच कनेक्ट्स योर फेरिंग्स एंड ईयर, है ना, दिस बेसिकली व्हाट डज इट डू, इट कनेक्ट फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, फाइन। तो ये जो है ना ये बेसिकली आपकी, इसके पास कैसा कार्टिलेज होता है, इसके पास भी आपका हाइलिन कार्टिलेज ही पाया जाता है, फाइन। तो इस बात को ऐसा नोट पॉइंट में ध्यान रखते हुए चलेंगे, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस मैं रेज कर दे रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो कुछ, राइट। लेट्स मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन, रीड इट बाय योरसेल्फ, फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर साथ में, है ना, एंड ट्राई बाय योरसेल्फ कौन कौन से क्वेश्चन आप सही करते जा रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन ताकि एट द लास्ट आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये भी एक बार आप चेक कर सकें, राइट। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है इन एडल्ट मोस्ट ऑफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। नाउ आई थिंक शायद हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नया बन जाए, हालांकि यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो नीट में आना चाहिए, बट स्टिल बाकी ऑप्शंस एकदम सही है जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, है ना। तो बाकी ऑप्शन से आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप छोड़ भी देना तो भी चलेगा। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर द फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो एडल्ट होते हैं ना हम लोग जो है, हम एडल्ट्स में आरबीसी बनती क्या कहाँ है, तो व्हाट इज द साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, राइट, व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो आपको पता है लॉन्ग बोन्स में, और वी कैन से बेसिकली आपके बोन मैरो में, नॉट लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो। अब ट्विस्ट सुनो, यहाँ पे एक नई बात क्या है, तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, चाइल्ड में जो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है ना वो उनकी लॉन्ग बोन मैरो में होती है। चाइल्ड में जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, इन लॉन्ग बोन मैरो। लेकिन जैसे ही वो अब एडल्ट में कन्वर्ट होंगे ना, तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में मेजॉरिटी ऑफ आरबीसीज कहाँ बनती है, तो वो आपकी बनेंगी स्टर्नम के अंदर, बिकॉज दैट्स अ बोन, और बोन में आपकी आरबीसी बनती है स्टर्नम की बोन मैरो के अंदर। वो बनेगी आपकी थाई की बोन मैरो के अंदर, विच इज अ थाई बोन, राइट। इसके अलावा वो आपकी बन सकती है स्कल के अंदर,
आरबीसीज। इसके अलावा स्टर्नम में, स्टर्नम हमने लिख लिया पहले से, रिप्स आप लिख सकते हो, वर्टिब्रा और रिप्स, वर्टिब्रे एंड रिप्स। तो इन सब जगहों में आपकी आरबीसी बनेगी एडल्ट वाले केस के अंदर, राइट। तो इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, तो प्लीज मेक इट एज अ नोट पॉइंट अगर आप चाहते हैं इसको याद रखना, है ना। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो अगर आप एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसे ऐड कर सकते हैं। आते हैं सवाल पे वापस, तो पहला ऑप्शन भाई यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये कह रहा है कि जो एडल्ट्स में है उसमें आरबीसीज कहाँ बनती है, लॉन्ग बोन बैरोज में, नहीं, बच्चों में बनती है। बड़ों में इन जगहों पे बनेंगे। आप जानते हैं कि स्टर्नम हो गया, आपका स्कल हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी फ्लैट बोन्स हैं। दीज आर नॉट द लॉन्ग बोन्स, राइट। सो दीज आर बेसिकली फ्लैट बोन्स, सारी नहीं मगर इनमें से कुछ कुछ क्या है आपकी फ्लैट बोन्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी फॉर्म्ड इन द फ्लैट बोन्स। फाइन, नेक्स्ट ऑप्शन रीड कीजिए। कह रहा है कि कैमल और लामा के अंदर आरबीसी जो है वो ओवल शेप की होती है। सही है ना, करेक्ट, बिकॉज लामा एंड लामा हो गया, ईमू हो गया, है ना, लामा एंड कैमल, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। और इनकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, इनकी आरबीसी ओवल शेप की होती है, राइट। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे। कह रहा है फीटल आरबीसी जो होती हैं दे आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कंपेयर टू एडल्ट्स। हमारी आरबीसी कैसी है, आर दे न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। तो आपको पता है हमारी आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड, बिकॉज उसने अपना मोस्ट ऑफ द स्पेस किसके लिए रखा हुआ है, उसने अपना मोस्ट ऑफ द स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए रखा हुआ है, ताकि ऑक्सीजन आके उसमें ट्रैप हो पाए। लेकिन जो बच्चों की आरबीसी होती है दैट इज बेसिकली यू कैन से वो आपकी न्यूक्लिएटेड है, बिकॉज वो इमैच्योर है एट दैट टाइम, राइट। तो फीटस के अंदर, बच्चा नहीं कह सकते आप, चाइल्ड नहीं कह सकते, मगर फीटस कह सकते हो। तो फीटस की जो आरबीसी है ना, फीटल आरबीसी इज बेसिकली इमैच्योर, और अगर वो इमैच्योर है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, सो दे विल बी न्यूक्लिएटेड। ओके सर, अब हीमोग्लोबिन कैसे डिफरेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार फीटस की आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन इज व्हाट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन कैरी करता है, और इट हैज आयरन ऑल्सो, राइट। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके ये किससे बना होता है, ये दो चेन से बना होता है। एक है आपकी दो अल्फा चेन और दो गामा चेन, दो अल्फा चेन प्लस में दो गामा चेन। तो अब देख पा रहे हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बना होता है दो अल्फा और दो बीटा की चेन से, लेकिन इनका कैसा बना हुआ है, इनका बना है दो अल्फा और दो गामा की चेन से, जिसकी वजह से इसके पास ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। हालांकि इस पॉइंट को आप बेटर समझते हो इन द चैप्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मगर इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट यू कैन से इट हैज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू एडल्ट आरबीसी। फाइन, होपफुली आप समझ चुके हैं सवाल का जवाब। तो वी कैन जस्ट मेंशन हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, हाँ जी। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी करेक्ट है, और सेकंड वाली भी करेक्ट है, फर्स्ट वाली रॉन्ग है। लास्ट क्या कह रहा है कि लिम्फोसाइट जो होती हैं वो 60 से, ये 60 एक्चुअली 60 से 70% जो है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट होता है। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी NLM, विच इज फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स सेकंड लिम्फोसाइट। तो अगर सेकंड लिम्फोसाइट है तो वो 60 तो हो नहीं सकते, वो 23 से लेकर 25% के बीच में होती है, राइट। सो ट्रिक क्या होती है इनको याद रखने की, ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज बेसिकली NLMEB, which is neutrophils, lymphocytes, monocyte, eosinophils, basophils. न्यूट्रोफिल्स कितनी होंगी, 60 से 70%, राइट। तो न्यूट्रोफिल्स होती है, लिम्फोसाइट 60 से 70% नहीं होती, तो दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ यू कैन से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो सेकंड वाली और थर्ड वाली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिख दिया है हमने स्लाइड में, बट आप होपफुली इसको समझ लेंगे ध्यान से, राइट। मैं बाकी की चीज़ें यहाँ पे इरेज कर देता हूँ जो काम की नहीं है, राइट। होपफुली नाउ यू कैन सी द आंसर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। होपफुली क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, आइए साथ में रीड करते हैं एक बार एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन। जिस बच्चे को आंसर पहले से आता है सिर्फ सॉल्यूशन या आंसर देख के आगे मूव कर सकता है, नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन एक्सप्लेनेशन। लेकिन जिसको समझना है या जो एक बार रिवाइज करना चाहता है वो एक बार सॉल्यूशन भी देख लेगा। ठीक है, कह रहे गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट्स दी गई है
पहला, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन द विड्थ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट व्हाइल आई बैंड शॉर्टन्स। तो आपको पता है ए बैंड में कौन आता है, मायोसिन आता है। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका ए बैंड है इट हैज मायोसिन या मेड अप ऑफ मायोसिन, सो डू नॉट शॉर्टन्स। तो ये शॉर्ट नहीं होता, लेकिन जो आपका आई बैंड है वो शॉर्ट होता है ना। आई बैंड शॉर्टन्स क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपके एक्टिन्स होते हैं वो स्लाइड करते हैं और स्लाइडिंग की वजह से जो आपका ए बैंड है वो छोटा छोटा हो जाएगा, राइट। तो दैट इज इन द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। वो हम देख लेंगे या सेशन आप देख सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ये तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। सेकंड, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड टू ट्रोपोनिन कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट। पहली बात, क्या ट्रोपोनिन कंपोनेंट थिन फिलामेंट का पार्ट है? यस सर, एक्टिन का ही पार्ट होता है। क्या उस पर कैल्शियम आके बाइंड होगा? बिल्कुल सही बात है ना। तो वी कैन से कि ऑप्शन नंबर बी में आप जानते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या रिलीज करता है? इट रिलीज कैल्शियम। ये कैल्शियम कहाँ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है बाइंड्स टू ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन। तो एक्टिन का जो ट्रोपोनिन है उसके ऊपर जाके बाइंड कर देगा। बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज फास्ट इन स्मूथ मसल्स। क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने स्मूथ मसल्स में पढ़ा भी है? हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ी है, एंड स्केलेटल मसल्स तो स्मूथ मसल से बहुत डिफरेंट होती है, राइट। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें क्या होना चाहिए? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस हमने सीखी है, राइट, नॉट स्मूथ मसल्स। सो ये स्टेटमेंट हमारी कैसे हो जाएगी? गलत हो जाएगी, राइट। फर्स्ट वाली क्या है? सही है। सेकंड वाला सही है। थर्ड फोर्थ देखते हैं। रेड मसल फाइबर्स जो है उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सही है। दे हैव लो ग्लाइकोजन, सही है। दे हैव लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है, राइट। मैं आपको एज अ नोट पॉइंट लिखवा दूँ। ऑप्शन नंबर डी में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके रेड मसल फाइबर्स होते हैं ना, वो रेड मसल फाइबर्स क्या होते हैं? तो इनके पास हाई अमाउंट में मायोग्लोबिन होता है, हाई अमाउंट में मायोग्लोबिन होता है। सेकंड, इनके पास हाई अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज होती है। तीसरा, इनके पास हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ओके, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया या स्केलेटल मसल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसे हम क्या कहते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, मसल की, स्केलेटल मसल्स की, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सार्कोलेमा, है ना। ऐसी सार्कोप्लाज्म, ऐसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, वो आपको कमेंट करना है मुझे, ठीक है। तो वी कैन से मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, ब्लड कैपिलरी ज़्यादा होंगी, ये ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, एटीपी ज़्यादा होंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, राइट। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो ये है कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कम होंगे, ग्लाइकोजन कम होगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फाइन, तो ये सब आपकी रेड मसल फाइबर्स के बारे में है। तो ये सही स्टेटमेंट है फोर्थ वाली। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सवाल आपको आते नहीं है, इट्स जस्ट कि अगर आपने हल्का फुल्का रिवीजन भी कर रखा है ना, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, या फिर सवाल लगाने के बाद जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ इससे आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। और ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, एंड आई रियली वांट, है ना, कि आप इन लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार कर लोगे ना तो एग्जामिनेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हम क्या होते हैं, हम थोड़े से कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश रखते हैं कि यार हम लोग ना छोटे छोटे क्वेश्चंस लगा लेंगे एंड दैट्स इजी फॉर अस। लंबा क्वेश्चन देख के हम स्किप मारने की कोशिश करते हैं, मगर दिस सेशन इज ऑल अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो सके। एंड उस टाइम पे जो गलतियां करनी है वो एक काम करते हैं ना, अभी कर लेते हैं। क्यों ऐसा मान के चलें कि यार गलतियां हम एग्जामिनेशन हॉल में ही करेंगे, जबकि वो हमारा लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेइंग गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। फाइन, तो कह रहा है गो थ्रू द, लाइक फर्स्ट इज थोरेसिक वर्टिब्रा हैव गॉट द फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया। क्या फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया जो है ये आपके थोरेसिक वर्टिब्रा में होता है ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। तो अगर आपको एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर याद हो तो कैसा सा था, कुछ इस तरीके से था। इसके पास दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, इसके अलावा बीच में एक सेंट्रम होगा,
and this is what the structure look like which has zygopophysis, post and pre zygopophysis, right? तो कुछ ऐसा आपका वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स सेक्शन या टॉप मोस्ट व्यू होगा। तो इसमें से ये कह रहा है कि जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा हैं क्या उनके पास फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया होता है, मतलब जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, क्या इनके पास यहाँ पे होल पाए जाएंगे? होल फॉर व्हाट? होल फॉर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, इनके लिए क्या होल होते हैं यहाँ पे? तो द ऑप्शन इज रॉन्ग। आपको पता है होल होते हैं लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्रा में होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा में नहीं पाए जाते। तो आई कैन राइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑप्शन नंबर ए। क्या करेक्शन हो सकती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर? हम कह सकते हैं कि जो फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया है ना, फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया, it is present in cervical vertebrae। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे में पाए जाएंगे। कौन से वाले में? C1 से लेके C6 तक तो जो होंगे ना वो आपकी आर्टरी एंड वेन्स दोनों कैरी करेंगे, लेकिन जो C7 वाला होगा वो ओनली वेन कैरी करेगा, राइट? तो आपके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं इनके अंदर होल्स पाए जाते हैं। जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उनमें से C1 से C6 तक आर्टरी वेन्स दोनों लेके जाएंगे और C7 वाला जो है इसे वेन्स लेके जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा हूँ ऑप्शन बी पढ़ते हैं। कह रहा है एटलस परमिट अप एंड डाउन मूवमेंट। क्या एटलस आपके यस मूवमेंट के लिए होती है? यस सर। सो ऑप्शन नंबर बी में आप कह सकते हैं कि जो आपकी एटलस है ना, दैट इज नथिंग बट यू कैन से C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये जो होती है इसे आप यस बोन भी कहते हो, यस बोन। फाइन, यू ऑल्सो कॉल इट यस बोन। तो आपकी नोडिंग के लिए ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट कह रहा है द बॉडी ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रा इज एम्फीप्लेटियन। क्या एम्फीप्लेटियन वर्ड जो है ये हम आपके वर्टिब्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं? एम्फीप्लेटियन, तो बिल्कुल सही है। दिस इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर वर्टिब्रे। और क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि जो आपका सेंट्रम है ना, आपके वर्टिब्रा में जो सेंट्रम होता है वो सेंट्रम कॉन्केव ना होके फ्लैट आपका वर्टिब्रा होता है या सेंट्रम होता है। तो सेंट्रम इज फ्लैट, राइट? और ऐसे आपको पता है हम एक वर्ड यूज करते हैं आपके स्कल के लिए, है ना? सो फॉर स्कल विच वर्ड वी यूज डाइकॉन्डाइलिक। ऐसे हम आपके रिब्स के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बाइसेफेलिक, राइट? तो मैं वो भी मेंशन कर देता हूं आपके लिए, राइट? सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर द स्कल एंड द रिब्स ऑल्सो। आते हैं फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट पे विच इज सेइंग विदाउट एक्सेप्शन ऑल द मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर याद है? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लुमरल एंड देन 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स इन एडल्ट, राइट? तो वी कैन से अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर डी, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके एक्सेप्शन होते हैं बेसिकली, है ना, लास्ट वाले ऑप्शन के एक्सेप्शंस क्या हैं? वी हैव द 2 टोज स्लॉथ, दैट्स एन एनिमल जिसके पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे नहीं होते, इसके पास 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव 3 टोज स्लॉथ, है ना, इसके पास 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, इवन इसके पास 9 होते हैं। और आपका एंट बियर, जो आपका एंट बियर है, इसके पास भी आपके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे नहीं होते हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। फाइन, तो होपफुली यू गॉट द आंसर। अब देख सकते हैं कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो भाई गलत हो गया, है ना? फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत है, सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला सही है। तो वी कैन से सेकंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डन है। तो भले ही ये सवाल मतलब आपको लग रहा हो कि यार ज़्यादा ही हो गया, बट स्टिल हमने इस सवाल के दौरान ना काफ़ी कुछ नया सीख लिया या काफ़ी कुछ ऐसा रिवाइज कर लिया जो हमें शायद पता था या ना पता था, राइट? तो इट्स लाइक गुड टू रिवाइज द थिंग्स वंस यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, बिकॉज गलतियों से, सवालों से ही आप ज़्यादा सीखते हो, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, देखते हैं फिर आंसर क्या होगा। पहला, जो रिस्ट जॉइंट है क्या वो एंगुलर जॉइंट होता है? बिल्कुल सही है ना? एंगुलर जॉइंट कहो या एलिप्सॉइडल जॉइंट कहो, एलिप्सॉइडल जॉइंट। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है इंटरफेरेंजियल, मतलब 2 फेरिंग्स के बीच में। तो वी हैव दिस फेरिंग्स, ये एक फेरिंग्स, दूसरी फेरिंग्स, थर्ड फेरिंग्स। इन फेरिंग्स के बीच में जो आपका जॉइंट है ना, लाइक ये जो जॉइंट है,
दिस जॉइंट इज व्हाट, इट्स अ नी जॉइंट, जैसे आपका हाथ है, तो यू कैन जस्ट मेक योर हैंड स्ट्रेट, यू कैन डू इट लाइक दिस, स्ट्रेट, डू इट लाइक दिस। क्या ऐसे आप पीछे भेज सकते हो? पीछे नहीं भेज सकते ना। ऐसे आप अपनी फिंगर की जो बोन्स है कैसे आप पीछे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। आप इसे आगे और ऐसे से करवा सकते हो। तो इट्स नथिंग बट इट्स अ हिंज जॉइंट। तो ये गलत हो गया, इट्स अ हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट कह रहा है मेटाकार्पोफेरेंजियल, मींस जो आपकी मेटाकार्पल है ये वाली, दिस इज मेटाकार्पल, पाम वाली जो बोन है, और जो आपके फिंगर्स की बोन है, क्या इनके बीच का जो जॉइंट होता है, क्या ये वाला जॉइंट हिंज जॉइंट है? नहीं, इट्स अ एलिप्सॉइडल जॉइंट। बिकॉज अगर आप ऊपर एक पेपर रख दोगे और यू ड्रॉ इट, तो आप अपनी फिंगर से इलिप्स बना सकते हो, इलिप्स शेप बना सकते हो, राइट? तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये आपका एलिप्सॉइडल जॉइंट होगा। फाइन। और नेक्स्ट अगर आपसे कार्पल बोन्स जो हैं क्या वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं? तो यार कार्पल्स में है ना, कार्पल्स में आपके टार्सल्स, इनमें ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये करेक्ट है। फाइन। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, सेकंड थर्ड रॉन्ग है। ऑप्शन पूछ रहा है करेक्ट के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11, सेइंग दैट सिलेक्ट द रॉन्ग मैच, इनमें से कौन सा गलत मैच है आपको ये बताना है। फाइन। तो ऐसी शायद सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले, है ना, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में था वो, शायद हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। आइए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ये गलत स्टेटमेंट है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जिफॉइड होता है ना, जिफॉइड स्टर्नम, मतलब स्टर्नम और जिफॉइड जो है ना, मतलब जिफॉइड इज अ पार्ट ऑफ स्टर्नम। ओ अरे हमसे पंगा। जिफिस्टर्नम जो है दैट्स अ जिफॉइड, और इसके पास कैसा कार्टिलेज है? इट इज अ हाइलिन कार्टिलेज। फाइन, होपफुली आप गॉट समझ चुके हैं इसका आंसर। तो आपको पता है कि ये हमारी स्टर्नम का पहला पार्ट है, मनुब्रियम, देन इट हैज दिस बॉडी, एंड लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? जिफॉइड। तो जिफॉइड पार्ट जो है इसके साथ जब रिब्स आके जुड़ेंगी, तो यू कैन से दीज आर द जॉइंट विच वी कैन से इट्स अ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, आपका जो स्टर्नम का जिफॉइड पार्ट है इसके पास हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रीड करिए एक बार खुद से, फिर साथ में देखेंगे इसका आंसर। हो गया रीड? सेइंग रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट आंसर आपको वापस बताना है एक बार। ठीक है, पहला कह रहा है फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं क्या उसे आप ट्रू रिब्स कहते हैं? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए की अगर बात की जाए तो आपकी जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स होंगी उनको आप ट्रू रिब्स तो कहते हो, लेकिन 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 उनको आप ट्रू रिब्स के साथ उनका एक और नाम होता है, यू कॉल देम वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स, राइट? उन्हें आप वर्टिब्रो कॉन्डाइलर लिप्स नहीं कहते, ये नाम है आपकी फॉल्स रिब्स का। दिस इज द वर्ड डेट वी यूज फॉर फॉल्स रिब्स, है ना, जो कौन सी होती है आपकी 8th और 9th और 10th पेयर। फाइन, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारे पास। सब कुछ सही है, बस ये वर्ड गलत लिख दिया इसने। नेक्स्ट कह रहा है कि अ रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डॉर्सल एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज बाइसेफेलिक। बिल्कुल सही है, जो आपकी रिब्स होती हैं उसके पास क्या होते हैं? 2 प्रोजेक्शंस पाई जाती है। तो बी ऑप्शन में क्या है कि आपकी जो रिब्स हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बाइसेफेलिक, राइट? क्यों? बिकॉज अगर आपकी ये मान लो कोई रिब है ना, तो इस रिब में क्या होती है? वर्टिब्रल वाली साइड पे ऐसे 2 प्रोजेक्शंस हैं, एक को आप कहते हो कैपिचुलम, दूसरे को आप कहते हो ट्यूबरकल। सेकंड इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल। फाइन, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ बाइसेफेलिक। तो बाइसेफेलिक वर्ड हम रिब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है जो पेल्विक गिडल है उसके पास 2 कॉक्सिल बोन्स होती हैं, ये भी सही है। जो पेल्विक गिडल है वी कैन से ईच गिडल हैज 1 कॉक्सिल बोन, ईच गिडल हैज 1 कॉक्सल बोन। तो आपका जो लेफ्ट साइड में एक गिडल होगा और राइट साइड में एक गिडल होगा, लेफ्ट साइड में एक कॉक्सल बोन, दूसरे वाले साइड में एक और कॉक्सल बोन, तो 2 कॉक्सल बोन मिलकर आपका पूरा पेल्विक गिडल फॉर्म करती है।
नेक्स्ट कह रहा है कि जो जिफॉइड प्रोसेस होती है ये नीचे वाला पार्ट है और मनोबेरियम जो है ये ऊपर वाला पार्ट है स्टर्नम का। क्या ये बात सही है? देखो हमने देखा तो है, दिस इज जिफॉइड नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला जो पार्ट है इसे आप कहते हो क्या? इसे आप कहते हो क्या? इसे आप कहते हो मनोबेरियम। फाइन, सो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारी। देखें भाई क्या क्या होगा इसका आंसर। तो पहले वाली गलत, सेकंड वाली सही है, तीसरी वाली सही है, चौथी वाली भी सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करिए खुद से एक बार, होपफुली अटेम्प्ट किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं साथ में। कह रहा है विच बिलो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिन। एक्टिन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? देखें, कह रहा है इट्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइट बैंड। क्या एक्टिन जो है वो लाइट बैंड कंटेन करता है? बिल्कुल सही है। तो आपका जो ए स्टेटमेंट है उसमें ये कह रहा है एक्टिन जो है दैट इज बेसिकली लाइट बैंड्स, विच इज करेक्ट, राइट। सेकंड कह रहा है कि जो आपका एक्टिन है क्या वो एनआइसोट्रॉपिक बैंड होता है? नहीं। आपको पता है एक्टिन जो है अगर वो आई बैंड है, एक्टिन को आप आई बैंड भी कहते हो, और आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, नॉट एनआइसोट्रॉपिक, राइट। सो इट्स यू कैन से आइसोट्रॉपिक। सो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो गया, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है एज दे आर द थिक फिलामेंट। क्या ये एक्टिन जो है थिक फिलामेंट होता है? नहीं, दे आर थिन फिलामेंट, दे आर थिन फिलामेंट। लास्ट कह रहा है आर द पार्ट्स ऑफ एच जोन। क्या ये एच जोन का पार्ट होते हैं? नहीं। आपको पता है कि जो एच जोन क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक मसल फाइबर है तो इस मसल फाइबर में वी हैव द थिक फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट। तो अगर पहले मैं थिक फिलामेंट बना के दिखाऊं आपको, तो मान लो ये थिक फिलामेंट है और बीच में क्या आएंगे? थिन फिलामेंट्स आ जाएंगे, राइट। तो आप जानते हैं कि ये जो पूरा जोन है, दिस पर्टिकुलर जोन यहां से यहां तक जिसमें आपका मायोसिन आ रहा है, दिस जोन इज कॉल्ड एज ए बैंड। और इसके बीच में ऐसा वाला पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं ए बैंड के अंदर आपका एक्टिन भी थोड़ा सा इनवर्ट घुस जा रहा है ना, जबरदस्ती घुस रहा है, लेकिन वो वाला जोन जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जाए उस जोन को आप क्या कहते हैं? सो दिस पर्टिकुलर जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एच जोन, राइट। आप जानते हैं कि एच जोन में एक्टिन नहीं होता, तो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एच जोन, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। आई थिंक इट्स अ गुड रिवीजन, है ना, अच्छा सा आपका रिवीजन हो रहा है इस सवालों के साथ। 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए खुद से, देखें, होपफुली आपने अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन इज सेइंग लाइक रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कह रहा है एटीपी यूटिलाइज फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। क्या इन दोनों प्रोसेस में आपकी एक एटीपी इस्तेमाल होती है? नहीं सर। सो 2 एटीपी, एक आपकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक आपकी बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक है। सो 1 फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, एंड सेकेंड वन इज फॉर यू कैन से क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग करने के लिए, इसको ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। फाइन, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है सार्कोमियर जो है क्या ये जेड लाइन के बीच की लाइन होती है? तो सही है ना। तो जो आपका सार्कोमियर है दैट इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है ट्रोपोनिन जो है ब्लॉक करता है एक्टिव साइट ऑफ रेस्टिंग स्टेज। तो रेस्टिंग स्टेज में जो आपकी एक्टिव साइट है जहां पे मायोसिन आके बाइंड करेगा, तो क्या ट्रोपोनिन जो है उसे हाइड करके रखता है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम आयन हेल्प्स इन अनमास्किंग द एक्टिव साइट ऑफ एचएमएम। तो क्या आपकी जो कैल्शियम आयंस हैं वो एचएमएम पे जाके बाइंड होते हैं? आपको पता है एचएमएम इज अ पार्ट ऑफ योर मायोसिन, और कैल्शियम आयंस जो है वो आपके एक्टिन पे बाइंड करते हैं, मायोसिन पे बाइंड नहीं करते। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वी कैन से सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट, राइट। सेकंड एंड थर्ड आर राइट स्टेटमेंट्स। होपफुली आप समझ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, पर होपफुली ये आपको पहले से आता है, इसलिए मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन के थ्रू। फाइन, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15
सेइंग दैट रेड मसल फाइबर्स जो है ये हैविली डिपेंड होते हैं किस पे, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन कौन से ऑप्शंस में से। पहला कह रहा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड इज सेइंग एटीपी लेवल, थर्ड इंट्रासेलुलर ग्लूकोज स्टोरेज। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो बेसिकली मदद करेंगे उस मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होने में। लेट्स सी द आंसर। तो आपने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना, चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो आपको पता है कि यार जो रेड मसल फाइबर है उसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जस्ट बिकॉज इट परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वी कैन से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सही हो गया सर। इट हैज हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड इट हैज हाई एटीपी। रीजन फॉर दैट इज बिकॉज इट हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया। है ना, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, या आप कह सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। लास्ट कह रहा है कि इसके पास ज्यादा ग्लूकोज होगा, तो नहीं, सी वाला जो है यहाँ ग्लूकोज ये गलत हो जाएगा, राइट। इट हैज लेस ग्लाइकोजन, तो वी कैन से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सेइंग दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको सारी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है एंड देन यू हैव टू से। आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल शो यू अ डायग्राम आल्सो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे खुद से अटेम्प्ट जरूर करना, बिकॉज दिस विल लेट यू नो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है कि नहीं आता। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए, होपफुली आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। सॉल्यूशन देखें इसका। कह रहा है ऑलिक्रनॉन फोसा जो है, क्या ये आपके उल्ना का पार्ट है? सो अगर आपको याद हो तो यार ये हमारे पास होती है ह्यूमरस, यहां पे होगी एक आपकी रेडियस और ये होगी उल्ना। तो आपको पता है उल्ना के पास क्या होता है, ऑलिक्रनॉन प्रोसेसेस पाई जाती हैं। तो इट हैज अ ऑलिक्रनॉन प्रोसेसेस। और जो ह्यूमरस का पोस्टीरियर पार्ट है इसके पास होता है ऑलिक्रनॉन फोसा, ऑलिक्रनॉन फोसा। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे, है ना, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ऑब्टुरेटर फोरामेन होता है, क्या ये आपके इनॉमिनेट बोन पे होता है? तो यहाँ पे बच्चे वापस इसको गलत कर देंगे, बिकॉज उनको नहीं पता कि इनॉमिनेट बोन क्या होती है। इनॉमिनेट बोन जो है आपकी कॉक्सल बोन का ही दूसरा नाम है, राइट। तो वी कैन से जो आपका ऑब्टुरेटर फोरामेन है ये आपकी कॉक्सल बोन का पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ योर बॉडी गाइस, है ना। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी में आपको याद रखना है कि जो आपका ऑब्टुरेटर फोरामेन है, ऑब्टुरेटर फोरामेन जो किसके साथ एसोसिएटेड है, आपकी कॉक्सल बोन के साथ या हिप जॉइंट के साथ, हिप जॉइंट के साथ। तो वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ बॉडी। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है, क्या ये ह्यूमरस का पार्ट है? नहीं। आपको पता है जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये आपके स्कैपुला का पार्ट होता है, ह्यूमरस का पार्ट नहीं होता। तो वी कैन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग मैचेस। आपको ये मैच करने हैं। ट्रोक्लियर नॉच उल्ना, कैपिचुलम जो है ये रेडियस का पार्ट है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है ये आपकी हिप बोन का पार्ट है। तो लेट्स सी कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं और कौन सी वाली गलत है। ओके चलिए, तो अगर यहाँ पे हम बात करें सवाल के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि यार ट्रोक्लियर नॉच जो है ये आपकी उल्ना का पार्ट है, बिल्कुल सही है। बिकॉज जो आपकी उल्ना होती है उसके जो प्रॉक्सिमल या जो उसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है वहाँ पे आपका ट्रोक्लियर पाया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है कैपिचुलम जो है कि आपके रेडियस में पाया जाता है। तो कैपिचुलम जो है ये आपके रिब का पार्ट है, बिकॉज जो रिब्स आर कॉल्ड एज बाइसेफेलिक। तो जो बाइसेफेलिक रिब में जो दो पार्ट्स होते हैं कैपिचुलम और ट्रोक्लियर, तो कैपिचुलम आपके रिब्स में होता है, रेडियस में नहीं होता। रेडियस इज योर दिस बोन, राइट। सिम्बाइसिस प्यूबिस जो है ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसे आप कहते हो, जो कि प्यूबर्टी के दौरान फीमेल्स में ब्रॉड होके बेबी की डिलीवरी में मदद करता है। तो जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है क्या ये हिप बोन का पार्ट है? बिल्कुल सही है ना। ये आपकी दो हिप बोन को आपस में ज्वाइन करके रखता है। तो वी कैन से कि जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है रिब्स को आप कहते हो बाइसेफेलिक। वाई सो? बिकॉज आपकी अगर ये कोई रिब है तो इस रिब में दिस इज द टू पार्ट्स, जिसमें से एक होगा कैपिचुलम
और एक होगा ट्रॉक्लियर, और भी हाँ, नॉट ट्रॉक्लियर, ट्यूबरकल। फाइन। सो कौन कौन सा रॉन्ग मैच है आप बता सकते हैं क्या? फर्स्ट वाला आपका सही है, सेकंड वाला गलत है, और थर्ड ही आपका हो जाएगा, राइट? तो अच्छा क्वेश्चन में, अच्छा इसने पूछा है कि कौन सा सही है, तो फर्स्ट वाला सही है और लास्ट वाला, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं दिस इज अ ट्रॉक्लियर नॉच विच इज अ पार्ट ऑफ योर उल्ना। सेकंड, जो आपकी उल्ना है उसके पास ऑलिक्रोनॉन प्रोसेसेस होते हैं, उसके पास ऑलिक्रोनॉन फोसा नहीं होता। तो हमने इससे पहले जो दो क्वेश्चंस करे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन। सो दिस इज ट्रॉक्लियर नोच पता होना चाहिए, और ऑलिक्रोनॉन फोसा, और जो ह्यूमरस है उसके पास ऑलिक्रोनॉन, सॉरी इसके पास प्रोसेसेस हैं, उसके पास फोसा पाया जाएगा, राइट? तो आते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन इज सेइंग गो थ्रू द फॉलोइंग मैचेस। आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं, और कह रहा है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो है ये आपका एंगुलर जॉइंट है क्या? सोचो, एटलांटो ऑसिपिटल, तो आपका जो एटलस है और जो ऑसिपिटल है, आपको पता है अपने आप गर्दन को ऐसे 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 मूव करवा सकते हो, दैट मीन्स एलिप्सॉइडल बन रहा है ना? और वैसे भी ऑसिपिटल कॉन्डाइल यही होते हैं, तो इट्स करेक्ट है ना? तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो एटलस है और जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है उसे आप कहते हो ऑसिपिटोकॉन्डाइलर जॉइंट, या इसी को आप एंगुलर जॉइंट भी कहते हो, राइट? इसी को आप एंगुलर जॉइंट भी कहते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट करा है इनकस और स्टेप्स के बीच का जो जॉइंट है उसे आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हो। तो अगर आपने इससे पहले वाला सेशन देखा है ना, तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे जहाँ पे हमने ईयर ऑसिकल्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनकी बात करी थी। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बी में क्या है? वी हैव मैलस, इनकस और स्टेप्स, राइट? वी हैव मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। जो आपकी मैलस और इनकस है, इनके बीच का जो जॉइंट है उसे आप सैडल जॉइंट कहते हो। इन दोनों के जॉइंट का जो है आप कहते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और क्रॉस चेक करो, क्वेश्चन किस बारे में है? इनकस और स्टेप्स के बारे में, विच इज अ बॉल एंड सॉकेट, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। लास्ट कह रहा है क्या, जो टेलस होती है क्या ये आपके रिस्ट में पाई जाती है? तो यार आपको पता है टेलस क्या है, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया था कि टेलस क्या होती है। तो वी कैन से जो सी ऑप्शन है ना, जो आपका सी ऑप्शन है, आपको पता है कि टेलस जो होती है इट्स अ पार्ट ऑफ योर टार्सल्स, एंड टार्सल्स कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये आपके बेसिकली हिंड लिम्स में पाए जाते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर हिंड लिम्ब, ठीक है? तो टेलस जो है आपके रिस्ट का पार्ट ना होके ये आपके टार्सल्स का पार्ट होता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, राइट? और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ भाई, रीड बाय योरसेल्फ, इट्स अ इजी क्वेश्चन, बस ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, बट आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना ऑप्शंस को, देन यू कैन जस्ट हिट द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है? तो अगर हम रीड करने जाएं तो हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट करता है असेटिबुलम के साथ। तो भाई आपको पता है जो ह्यूमरस है और असेटिबुलम इज अ पार्ट ऑफ योर, ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात करें, असेटिबुलम जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पेल्विक गिडल, और ह्यूमरस पेल्विक गिडल में तो आती नहीं है, ह्यूमरस तो आपके पेक्टोरल गिडल में आती है, और ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, जो कि पेक्टोरल गिडल का पार्ट है। ये सही है आपका, है ना? दिस इज करेक्ट। जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है, इफ दिस इज ह्यूमरस, और यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे आएगा आपका, मान लो स्कैपुला है, तो यहाँ बन जाएगी ग्लेनोइड कैविटी, जहाँ पे इधर से स्कैपुला आ रहा होगा, और यहाँ से कौन आएगी? क्लेविकल आ जाएगी। दिस इज क्लेविकल, दिस इज ग्लेनोइड कैविटी, दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस,
और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, राइट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 20 क्वेश्चन पे। सेइंग दैट असर्शन इज इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ स्केलेटल जॉइंट में इमोबिलाइज द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। अगर किसी स्केलेटल जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गई, इन्फ्लामेशन मीन्स रेडिशनेस, स्वेलिंग, ऐसा कुछ हो गया, सो इन सच कंडीशन क्या होगा कि जो जॉइंट है ना वो इमोबिलाइज हो जाएगा, वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। होता है ना कई बार कि अगर मान लो जो हमारे बुजुर्ग हैं, लाइक जो हमारे एल्डर पीपल हैं हमारे घर में, तो ग्रैंडपा वगैरह, उनके कई बार क्या होता है घुटनों में बहुत दर्द हो जाता है। दैट्स बिकॉज देयर कुड बी द रीजन कि भाई जो जॉइंट्स है ना, जो स्केलेटल मसल्स के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हो गई है, इस वजह से साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है और क्रैकिंग वाली आवाज आना शुरू हो जाती है, राइट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि यार जो यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट कैविटी में आर्टिकुलेट हो गए हैं, या फिर जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसका ऑसिफिकेशन हो गया है। कैन दिस बी द रीजन फॉर ऑप्शन नंबर ए? बिल्कुल सही है, ये भी कारण हो सकते हैं कि भाई जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाए। सो कुड बी द करेक्ट रीजन। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो बी है कैन बी द रीजन, इट कैन बी द रीजन फॉर ऑप्शन नंबर ए। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, अगले सवाल पे आ जाए। 21 सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही से मैच हो रखा है। फाइब्रस जॉइंट जो है क्या ये आपके फेलेंजेस के बीच में पाए जाते हैं? नहीं यार, फाइब्रस जो है ये तो आपके स्कल में होते हैं, जो कि एक तरह का इमोबिलाइज जॉइंट है ना। आप अपने फिंगर्स को मूव तो कर ही सकते हो ना, राइट। तो वी कैन से जो आपका फाइब्रस जॉइंट है वो तो आपका इमोबिलाइज जॉइंट होता है। फाइन, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है क्या है आपके स्कल में होते हैं? नहीं यार, आपको पता है फाइब्रस जॉइंट जो है ये आपके पाए जाते हैं स्कल के अंदर, कार्टिलेजिनस नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है क्या ये आपके जाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रा के बीच में पाया जाएगा? बिल्कुल सही है। वी हैव वन वर्टिब्रा, वी हैव सेकंड वर्टिब्रा, तो दो वर्टिब्रा के बीच का जो जॉइंट है ना उसे आप कहते हो ग्लाइडिंग जॉइंट, इस तरीके से। फाइन, तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी बॉडी में 3 जगह पाया जाएगा। सबसे पहली जगह क्या होगी उसकी, दैट इज बिटवीन कार्पल्स, सेकंड बिटवीन टार्सल्स, एंड थर्ड बिटवीन जाइगोपोफाइसिस, बिटवीन जाइगोपोफाइसिस। फाइन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं 22 क्वेश्चन पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिवन गिव्स द करेक्ट टोटल नंबर। तो कौन सा वाला इनमें से सही आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर के रिस्पेक्ट में। पहला, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। क्या हमारे पास 3 तरह की डायबिटीज होती है? करेक्ट पूछा है इसने, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास 2 तरह की डायबिटीज होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। हालांकि डायबिटीज मेलाइटस में आपकी फर्दर टाइप 1 और टाइप 2 आती है, मगर 3 तो नहीं होंगी, राइट। तो वी कैन से दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है क्या आपके ह्यूमंस में 8 होते हैं? नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे पास कितने होते हैं? ह्यूमंस में 7 होते हैं, राइट। नेक्स्ट कह रहा है फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं क्या वो 4 होती है? तो आपको पता है फ्लोटिंग रिब्स क्या है? सो इफ यू रिमेंबर, तो हमारे पास जो रिब्स थी ना उनको हमने कैसे डिवाइड किया था कि पहली 1 से लेके जो 7 पेयर है ना, 1 से 7th पेयर, इन्हें आप कहते हो ट्रू रिब्स, राइट। जिसका दूसरा नाम क्या था? वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स, जो कि स्टर्नम से भी जुड़ी होती है। जो आपकी 8th से लेके 10th रिब जो थी ना उन्हें आप फॉल्स रिब्स कहते हो। जिसका दूसरा नाम क्या था? वर्टिब्रो कॉस्टल रिब्स। और तीसरी वाली जो है ना, जो आपकी 11th एंड 12th पेयर है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। 11th एंड 12th पेयर मतलब 2 पेयर का मतलब है टोटल 4 बोन्स होंगी आपकी। इन्हें आप कहते हो क्या? फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, राइट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स हैं वो आपकी 4 होती है। फाइन, और लास्ट वाला वैसे भी गलत है, ठीक है। 23 पे आते हैं।
कह रहा है एन एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको बता चुका हूं मैं ना, दिस इज एल्बो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इज मोनोएक्सियल एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेरा हाथ तक गया, दिस इज व्हाट आई कॉल एज hinge joint, right? So it's an example of hinge joint which is monoaxial. Monoaxial direction में ये move करवा सकता है, right? 24th question. Singh, select the correct option regarding the specific disorder of skeletal system. Skeletal system के बारे में कौन सा वाला disorder define कर रहा है आपको ये बताना है. तो एक काम करते हैं, लास्ट से रीड करना स्टार्ट करते हैं, है ना, थोड़ा सा नया कुछ अलग करते हैं, कोई मेरी साजिश नहीं है इसमें ना, इट जस्ट रैंडमली थॉट आया. तो वी कैन से गॉट जो होता है आपका, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. क्या कैल्शियम के ज़्यादा डिपोजिशन होने की वजह से गॉट होता है? दिस इज रॉन्ग, है ना, एक्सेसिव डिपोजिशन की वजह से नहीं होता. आप कह सकते हैं यहाँ पे यूरिक एसिड के डिकम्पोजिशन की वजह से होता है. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, इनके डिपोजिशन होने की वजह से वी कैन से गॉट डिसीज हो सकती है. नेक्स्ट, मिसेंथिया ग्रेविस क्या एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? बिल्कुल सही है. विच इनिबिट द स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट? नहीं. जो आपका ये जो होता है ना मिसेंथिया ग्रेविस, इसमें होता क्या है अगर आपको याद हो तो, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सर ये क्या होते हैं भाई? अगर देखो ये नहीं पता ना तो तुम गलत फील्ड में आ चुके हो, तुम फील्ड चेंज कर लो अपनी, ठीक है. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन उसका एग्जाम्पल है ये. और यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे IgM नाम की एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है. IgM एंटीबॉडीज बनेंगी जो क्या करेंगी, दे आर गोइंग टू किल द रिसेप्टर्स ऑफ, ये किसे किल कर देंगे? दे विल किल द रिसेप्टर्स ऑफ, वी कैन से रिसेप्टर्स ऑफ सार्कोलेमा. जो सार्कोलेमा पे रिसेप्टर्स होते हैं ना एसिटाइल कोलाइन के लिए, उन रिसेप्टर्स को मार देंगे तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी. फाइन. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ मायोफ्लामेंट, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज द रीजन फॉर दैट. नेक्स्ट कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है डिक्रीज इन द बोन मास एंड हाई चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. सही है. ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, हाई चांसेस ऑफ फ्रैक्चर होते हैं और साथ ही साथ जो मास ऑफ बोन है मतलब कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब कुछ क्या होता है, कम हो जाते हैं. तो वी कैन से ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर बी, osteoporosis can be defined as decalcification of bone. क्या बोला सर? Decalcification of bone. Decalcification of bone. तो बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में जब डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन? पैराथायरॉयड हार्मोन. उसे आप कहते हो क्या? डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, राइट. सो वी गॉट द करेक्ट आंसर. आते हैं 25th क्वेश्चन पे. Saying that in resting stage binding site of myosin on active filament. क्या myosin binding site जो है, या we can say in resting stage binding site for myosin on actin filament, जो आपका myosin होता है वो actin के ऊपर बाइंड करता है ना, तो वो किससे मास्क हो रखी होती है? तो सिंपल सी बात है, ट्रोपोनिन से. अगर आपको मैं डायग्रामेटिकल दिखाऊं तो we can say this is what I have the F actin, जिसके बीच में कौन सी वाली रोप लाइक स्ट्रक्चर बाइंड हो रखी होती है विच इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन. और यहां पे क्या होंगे आपके पाए जाएंगे ट्रोपोनिन विच इज 3 सब यूनिट प्रोटीन या ट्राइमेरिक प्रोटीन्स. तो आपको बताइए यहां पे कहीं हमारे पास क्या है, दिस इज द साइट जो कि हाइड हो रखी है, दिस इज कॉल्ड एज मायोसिन बाइंडिंग साइट. मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन. एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है. तो इसे किसने हाइड किया हुआ है? आपके ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स ने, विच इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन्स. इट्स अ ट्राइमेरिक प्रोटीन. होपफुली यू गॉट द आंसर. आते हैं 26th क्वेश्चन पे. सेइंग दैट क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद डैश ऑफ स्कैपुला. क्लेविकल जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, आपको ये बताना है. तो अगर देखा जाए तो आपकी जो क्लेविकल है ना, दिस इज क्लेविकल, इट इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, और साथ में ये आपकी जो पीछे स्कैपुला है उसमें से जो एक्रोमियन प्रोसेस निकलती है ये उसके साथ अटैच होती है, राइट. तो वी कैन से योर क्लेविकल इज गोइंग टू अटैच विद एक्रोमियन प्रोसेसेस. लेट मी शो यू डायग्रामेटिकली ऑल्सो. तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ये वाली स्कैपुला आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो इफ दिस इज माई स्कैपुला, ट्रायंगुलर फ्लैट शेप बोन, इसमें से निकलती है क्या? एक्रोमियन प्रोसेसेस. आगे से कौन आ रही होगी? मेरे वेंट्रल वाली साइड से. वेंट्रल वाली साइड से आ रही है क्लेविकल विच इज अ कॉलर बोन, और यहाँ बनेगी ग्रेनोइड कैविटी, राइट.
तो वी कैन से दिस इज क्लेविकल, दिस इज आई कैन मेंशन एक्रोमियन प्रोसेसेस, and this is what I have the glenoid cavity. फाइन, तो वी कैन से जो आपकी क्लेविकल है वो किसके साथ जुड़ेगी, आपकी एक्रोमियन प्रोसेसेस के साथ। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 27, सेइंग एक्सिस वर्टिब्रा आर आइडेंटिफाइड बाय। तो जो आपका एक्सिस होता है ना, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लाइक व्हाट इज अ स्पेशल फीचर जो एक्सिस के पास होता है, जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। तो आपको याद हो तो हमने टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रा पढ़े थे, है ना। तो वी कैन जस्ट मेंशन हियर द सॉल्यूशन इज, एक्सिस को आप कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, उसके पास पाए जाते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेसेस। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे, दे विल आर्टिकुलेट विद जो एटलस है, उसके पास क्या होता है, ओडोंटॉइड फोसा, एंड इन दोनों के बीच का आर्टिकुलेशन होता है। फाइन, तो वी कैन से करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ दिस इज, अगर आप देखोगे ना तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग उसको बना दिया गया है सेम सेम नाम देके कि बच्चा पगला जाएगा, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन से हमें जीतना है, एंड वंस वी गेट हैबिचुअल टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन लाइक इट्स सुपर्ब, है ना। और जिस बच्चे ने आज का सेशन ही देखा है ना, इट्स लाइक उसने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है ना। तो आज का काफ़ी अच्छा सेशन था। कोई बच्चा मुझे कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि सर हार्ड क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस अच्छे थे, है ना। यू हैव टू रिवाइज मोर एंड मोर एंड गेट हैबिचुअल फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 28th क्वेश्चन, एच जोन इज इन स्केलेटल मसल फाइबर्स इज ड्यू टू। जो आपके पास ये है आपके पास है, इसमें से जो आपका एच जोन है ना, वो आपको बताना है कौन सा सही डिफाइन कर रहा है आपका। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो जो आपका एच जोन है, क्या ये सेंट्रल गैप है मायोसिन फिलामेंट के बीच का? मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने हालांकि पहले भी बनाया था आपके लिए। तो अगर ये आपका एक मायोफिलामेंट है, तो इस मायोफिलामेंट में वी हैव द थिक फिलामेंट्स, मायोसिन, मायोसिन, देन वी हैव एक्टिन हियर, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज ए जोन, या इसे आप ए बैंड कह सकते हो, जहाँ पे आपका सिर्फ मायोसिन आ रहा है और थोड़ा सा एक्टिन आ रहा है। दिस इज ए बैंड। और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो ऐसा वाला जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आएगा, दिस जोन इज कॉल्ड एज, दिस जोन इज कॉल्ड एज, जिसमें सिर्फ मायोसिन आएगा, इट इज कॉल्ड एज एच जोन। अब आता है क्वेश्चन पे, तो ये क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी। एक बार रीड करिए, कह रहा है सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन। तो जो आपके दो एक्टिन है ना, व्हाइट कलर के जो एक्टिन्स है, इनके बीच का जो सेंट्रल गैप है, एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन। तो आपको पता है एक्टिन जो है ये आपके मायोसिन में एक्सटेंड कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं मायोसिन के अंदर, है ना। तो एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन इन द ए बैंड, ए बैंड के अंदर। बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना। बाकी ऑप्शंस आप करोगे तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं 29 क्वेश्चन पे, सेइंग दैट ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स डैश। तो जो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी है ना, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? तो आई टोल्ड यू ना, दिस इज व्हाट आई हैव, स्कैपुला। स्कैपुला से क्या निकलेगी? ऑलिक्रोनॉन, सॉरी एक्रोमियन प्रोसेसेस। आगे से कौन आएगी? क्लेविकल। वी हैव ग्लिनॉइड कैविटी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को किस ऑप्शन में, कि ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है। वो आपको पता है ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है, राइट। तो यू नो ह्यूमरस हेड आर्टिकुलेट विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ शोल्डर जॉइंट या फिर पेक्टोरल गिर्डल, राइट। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ह्यूमरस विद स्कैपुला। देखो ह्यूमरस बस एक ही ऑप्शन में है, तो एनी हाउ यही आंसर आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो डायग्राम भी देख लो कि अगर आपके पास ये स्कैपुला है, ये आगे से क्लेविकल आ रही है। अब अगर इस जगह पे आप देखोगे ना, देखो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्लेविकल है, जो आगे, जो शायद क्लेविकल है ना, आई थिंक सो, हाँ दिस इज क्लेविकल, ये क्लेविकल है। और ये पीछे से कौन है? एक्रोमियन प्रोसेसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेसेस क्लेविकल के साथ जुड़ी है। और आप देख पा रहे हैं स्कैपुला के पास क्या है? एक डिप्रेशन है, एंड दिस डिप्रेशन इज बेसिकली
जहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी, जिसमें आपका ह्यूमरस का हेड आके जुड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ह्यूमरस का हेड है, ये जुड़ रहा है किसमें, ग्लेनोइड कैविटी के अंदर। दिस इज क्लेविकल, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेसेस, ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। फाइन, दिस इज पेक्टोरल गिडल, और होपफुली अब आप समझ चुके हैं इस पूरे डायग्राम को, राइट। तो शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया यहाँ पे, आई विल गिव दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दैट, एंड दैट्स फॉर दिस सेशन, विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। अगर आपको स्टिल कोई टॉपिक पढ़ना है ना, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर या नीट निकेतन, एंड देन यू कैन जस्ट टाइप द नेम बेसिकली, टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं, दैट इज हाउ यू विल गेट माई वीडियोस, है ना। एंड इफ यू लाइक द सेशन, हिट द लाइक बटन, विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।